दोस्तों नमस्कार। अगर मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति पिछले 2 साल से बिहार का हर गांव पैदल यात्रा कर रहा है तो आपको आश्चर्य होगा और हो सकता है कि सच भी ना लगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये व्यक्ति 2 अक्टूबर 2022 से अब तक करीब बिहार के 2700 गांवों तक पैदल चलकर पहुंच चुका है और उनका ये यात्रा अभी भी जारी है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है बल्कि देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर किसी को इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए अब पैदल ही निकल पड़ा है। नाम है प्रशांत किशोर। इन्होंने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तक उनकी पहचान एक कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है। उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम किया है और उन्हें चुनाव जिताने में मदद की है। लेकिन अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या वो खुद को चुनाव जिताने में सफल हो सकेंगे। क्या उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बना पाएगी। क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और इन सबसे भी बड़ा सवाल तो यही है कि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है और किसको फ़ायदा हो सकता है। आरजेडी तो उन्हें अभी से ही बीजेपी की बी टीम बता रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं। चलिए इन सवालों का जवाब आज के वीडियो में विस्तार से ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा आपको पीछे लेकर चलते हैं। बात उस समय की है जब देश में यूपीए 2 की सरकार चल रही थी। उस समय अखबारों में रोज रोज भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही थी। उसी वक्त 2011 में देश में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया गया। ये आंदोलन देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, ये नारा लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार था और इसकी दवाई लोकपाल को बताया जा रहा था। इस आंदोलन से देश के कई नामी गिरामी लोग जुड़े। देखते देखते ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया। तत्कालीन सरकार के लिए लोकपाल गले की फांस बन गया। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि उस समय की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी को भी घेरा जाने लगा। इन सब के पीछे एक आईआईटीएन का दिमाग काम कर रहा था। नाम था अरविंद केजरीवाल। आप सोच रहे होंगे कि प्रशांत किशोर से शुरू होकर मैं अरविंद केजरीवाल पर क्यों जा रहा हूं। दरअसल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी नए राजनीतिक पार्टी का आगाज कैसे होता है और फिर उसका अंजाम क्या होता है। आपको याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आपस में मिले होने का आरोप लगाया और एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ा और 70 में से 28 सीटें जीतकर पहली बार में ही सरकार बना ली और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ये सरकार सिर्फ 49 दिन ही चल पाई। दोबारा 2015 में चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक बहुमत 70 में से 67 सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल हुई, जो सरकार अभी भी चल रही है। अरविंद केजरीवाल के दावों वादों का क्या हुआ और वे कहां से कहां तक पहुंच गए, इस बात पर बात न कर प्रशांत किशोर के मुद्दे पर एक बार फिर से वापस आते हैं। बिहार में भी दिल्ली की तरह ही एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया गया है। 2 अक्टूबर को इस पार्टी की स्थापना होगी। इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। अंतर ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी किसी बड़े आंदोलन से नहीं निकल रही है बल्कि इस पार्टी का मुख्य आधार बना है पदयात्रा। ये पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 को उस चंपारण से शुरू किया गया जहां गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया और किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाई। प्रशांत किशोर लगातार गांव-गांव पैदल घूम रहे हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि गांव के विकास की उनकी रणनीति क्या है। गरीबों को सीख दे रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, जो सही जनप्रतिनिधि हो उसे चुनने का हौसला रखिए। पदयात्रा में प्रशांत किशोर लोगों से मिल ही नहीं रहे हैं बल्कि वहाँ मीटिंग भी कर रहे हैं। उनके भाषण का छोटा छोटा वीडियो भी जो है रील की शक्ल में वायरल हो रहा है। बिहार के पलायन की समस्या को प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा प्रमुखता से उठा रहे हैं। उद्योग धंधे के मुद्दे पर लालू और नीतीश दोनों को अपने भाषणों में खूब घेरते हैं। जन सुराज के वेबसाइट के मुताबिक प्रशांत किशोर की पदयात्रा बिहार के 235 ब्लॉक के 2697 गाँव तक जा चुकी है। लेकिन क्या बिहार के गांव-गांव घूमने से वो अपनी पार्टी को सत्ता दिला सकेंगे और क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की चलिए हम कोशिश करते हैं। आप जानते ही होंगे कि प्रशांत किशोर पहले राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाते थे जिसमें उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही
बेहतर माना जाता है। उन्होंने जिस नेता के लिए भी काम किया उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। वे पहली बार तब चर्चा में आए जब 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान में बीजेपी को शानदार सफलता मिली। प्रशांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान को संभाला था। बाद में उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जदयू और तेजस्वी यादव के गठबंधन के लिए भी काम किया। नीतीश कुमार उनके कौशल से प्रभावित हुए और उन्हें 2018 में जदयू में शामिल कर लिया। कुछ दिनों बाद ही नीतीश ने प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया। तब यह माना गया था कि पार्टी के अंदर फैसला लेने में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की पोजीशन प्रशांत किशोर को दी गई है। हालांकि 2 साल से भी कम समय के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी जदयू के अलावा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अमरिंदर सिंह, जगनमोहन रेड्डी के लिए भी काम किया और उन्हें सफलता दिलाई। इस बात को वे अपनी पदयात्रा के दौरान भी बड़े शान से कहते हैं। लेकिन दूसरे को जिताने में और खुद को जिताने में जमीन आसमान का अंतर होता है। यही बात प्रशांत किशोर पर भी लागू होती है। उन्हें अपनी पार्टी जनसुराज को चुनाव जिताने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। आप कहेंगे कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार में ही सरकार बना ली, जिन्हें चुनाव का बिल्कुल अनुभव नहीं था, तो फिर प्रशांत किशोर क्यों नहीं बना सकते? ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर के लिए ये सब असंभव काम है, लेकिन बिहार और दिल्ली के बीच बहुत अंतर है। माना जाता है कि दिल्ली में जाति और धर्म के इतने समीकरण नहीं बनते हैं जितना कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों में बनता है। अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर के बीच ये भी फर्क है कि जहां केजरीवाल एक आंदोलन के बाद राजनीति में आए थे, तो वहीं प्रशांत किशोर ने आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाया है, बल्कि वे पदयात्रा का सहारा ले रहे हैं। समाज में केजरीवाल की छवि पहले से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थी, जिन्होंने आरटीआई के क्षेत्र में बहुत काम किया था। लेकिन प्रशांत किशोर की कोई ऐसी छवि नहीं रही है। उन्होंने अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए काम किया है, जो उनकी मजबूती भी है और कमजोरी भी है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर पर बीजेपी के एजेंट होने का आरोप भी लगता है। उन्होंने जब नीतीश कुमार का साथ छोड़ा था, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को अपने साथ जदयू में लाए थे। इसी बयान का हवाला देकर आरजेडी बार बार प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताती है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 6 जुलाई को अपने कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिखकर जनसुराज के साथ नहीं जुड़ने की चेतावनी दी थी। इसमें उन्होंने प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट भी बताया था। इन बातों को प्रशांत किशोर भली भांति समझते हैं, इसलिए उनका तोड़ भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जातिगत जनगणना के आंकड़े को उन्होंने अपने फायदे के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना ही जनसुराज में हिस्सेदारी दी जाएगी। पटना में उन्होंने पिछले दिनों ये ऐलान किया कि जनसुराज के संगठन को 5 वर्गों में बांटा जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग शामिल हैं। जिस वर्ग की जितनी संख्या है उस वर्ग के उतने लोग जनसुराज का नेतृत्व करने वाली 25 सदस्यीय समिति में शामिल होंगे। यही सामाजिक प्रतिनिधित्व जनसुराज की सभी समितियों और टिकट वितरण में भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के नेतृत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि जनसुराज का नेतृत्व करने का अवसर भी इन्हीं 5 वर्गों में से किसी एक वर्ग के व्यक्ति के पास होगा। जनसुराज का नेतृत्व करने का मौका सभी वर्ग के व्यक्ति को एक साल के लिए मिलेगा। 5 साल के भीतर सभी वर्ग के लोगों को एक बार जनसुराज का नेतृत्व करने का अवसर होगा। यानी जनसुराज का प्रेसिडेंट हर 1 साल में रोटेशन के आधार पर बनेगा। ये भी ऐलान किया गया है कि इसमें सबसे पहले दलित समाज के व्यक्ति को अवसर मिलेगा। बिहार के मुस्लिम वोट बैंक पर भी उनका नज़र है। बिहार के 243 सीटों में से 75 सीटों पर मुस्लिम को टिकट देने का ऐलान किया गया है। अलग अलग जाति समूह से आने वाले बड़े चेहरे भी जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कर्पूरी ठाकुर के पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर को भी जनसुराज में एंट्री दिलाई है। इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें जननायक भी कहा गया है। उनका निधन 1998 में हुआ था। 36 साल बीतने के बाद उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक 1 दिन पहले ये घोषणा की थी। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत पर दावा करते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं और मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं।
कर्पूरी ठाकुर बिहार की अति पिछड़ी जाति नाई से ताल्लुक रखते थे। बिहार में अति पिछड़ी जातियों में सबसे बड़ा जातीय समूह है। ये राज्य की आबादी के करीब 36% है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी पिछड़ा वर्ग की है, जो राज्य में 27.12% है। इस वोट बैंक पर हर पार्टी की नज़र है। जागृति के साथ अपने दादा की पहचान है और आने वाले दिनों में प्रशांत की पार्टी चाहेगी कि उन्हें कर्पूरी ठाकुर की विरासत के तौर पर पेश किया जाए। जनसुराज में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख लोगों में बिहार के पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन का नाम भी शामिल है। हसन राजद के साथ साथ जदयू से भी जुड़े रहे हैं। वे संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल का भी हिस्सा रहे हैं और लंबा कार्यकाल रहा है। इसके अलावा पूर्व राजद MLC रामबली सिंह चंद्रवंशी ने भी जनसुराज अभियान ज्वाइन किया है। रामबली सिंह को हाल ही में अनुशासनहीनता के आरोप में विधान परिषद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसी तरह पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा भी जनसुराज का हिस्सा बन गए हैं। आनंद इसी साल बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि बाद में जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वे बक्सर से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़े थे। जदयू नेता मंगनी लाल मंडल की बेटी प्रियंका भी जनसुराज में शामिल हुई हैं। मंगनी लाल जदयू के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी रहे हैं। अब तक देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को समाज के अलग अलग हिस्से से खूब जन समर्थन मिल रहा है। 2023 में बिहार पुलिस में अलग अलग पदों पर रह चुके 12 पूर्व IPS अधिकारी भी जनसुराज अभियान से जुड़े थे। बिहार में नई ताकत बनकर उभर रहे प्रशांत किशोर हर वर्ग के बीच पैठ बनाने में जुटे हैं। अगर वो कामयाब होते हैं तो JDU RJD के साथ साथ BJP को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ नुकसान ही नहीं, अगर बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर के एजेंडों को हाथों हाथ लिया तो वो दिन दूर नहीं जब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की तरह सफल हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।